खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी के खास डिबेट शो बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। पूरा हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर के उरी में पाकिस्तान की तरफ से हुए कायराना हमले में हमारी सेना के 18 जवानों की शहादत के बाद गमजदा है। नाराजगी इस कदर है कि लोग पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने की बात करने लगे। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने का वक्त आ गया है और अब जरूरत है कि इसे अलग थलग कर दिया जाए। लेकिन सवाल यह कि आज देश की हुकूमत पर काबिज बीजेपी के सुर अब उतने कड़े क्यों नहीं नजर आ रहे जितने यूपीए के वक्त होते थे। आखिर क्या है सरकार की तैयारी इस बार ईंट का जवाब पत्थर से देने की? इसी पर करेंगे बहस, लेकिन उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आता नजर नहीं आ रहा है। 2001 में पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमले के बाद मुंबई पर हुए 2008 26/11 हमलों के कसूरवारों को अभी तक पाकिस्तान कैफर किरदार तक पहुंचा नहीं पाया है कि उसने पठानकोट एयरबेस पर दहशतगर्दाना हमला कराकर हिंदुस्तान को एक और जख्म दे दिया। हद तो यह है कि पाकिस्तान को इस हमले से मुताल्लिक तमाम सबूत फराहम किए गए, लेकिन आज तक उसके हाथ कसूरवारों की गर्दन तक नहीं पहुंच पाए। अब उड़ी में फौजी कैंप पर दहशतगर्दाना हमला कराकर पाकिस्तान जैसे हिंदुस्तान के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। उड़ी दहशतगर्दाना हमले के बाद मोदी हुकूमत कार्रवाई के मूड में नजर आ रही है। However, we have the desired capability to respond to such blatant acts of aggression and violence in the manner as deemed appropriate by us. We reserve the right to respond to any act of the adversary at the time and place of our own choosing. पीर की सुबह से ही आला सतही मीटिंगों का दौर चलता रहा। पहले वजारत दाखिला में अहम मीटिंग हुई। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह की सदारत में हुई मीटिंग में वजीर दिफा मनोहर पर्रिकर, फौजी सरबराह जनरल दलबीर सिंह सुहाग के अलावा कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल, मीटिंग में मरकजी दाखिला सेक्रेटरी राजू महर्षि भी मौजूद थे। जरा के मुताबिक मीटिंग में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल ने पाकिस्तान से निमटने के लिए खलील मुद्दती और तवील मुद्दती मंसूबा बताया है। मीटिंग में क्या कुछ हुआ, क्या तय पाया, इसकी जानकारी वजीर आजम को भी दी गई। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह और वजीर दिफा मनोहर पर्रिकर मीटिंग के बाद सीधे वजीर आजम की रिहायशगाह 7RCR पहुंचे। यहाँ वजीर खजाना अरुण जेटली भी मौजूद रहे। अरुण जेटली के अलावा कौमी सलामती के मुशीर भी मीटिंग में शरीक हुए। हालांकि मीटिंग में वजारत खारजा की जानिब से कोई शामिल नहीं हुआ। जराये के मुताबिक मीटिंग में तय पाया है कि हमले से मुताल्लिक पाकिस्तान को तमाम सबूत फराहम किए जाएंगे। जराये के मुताबिक मीटिंग में पाकिस्तान से सिफारती व तिजारती ताल्लुकात को भी खत्म करने पर गौर किया गया। इसके अलावा मीटिंग में पाकिस्तान में दाखिल होकर दहशतगर्दों के कैंपों को निशाना बनाने से मुताल्लिक भी गौर किया गया है। It actually also shows that the infiltration bid attempts have relatively increased during this year as compared to the last 3 to 4 years. I would only like to mention at this stage that the Indian Army has displayed considerable restraint while handling the terrorist situations both along the line of control and in the hinterland. उड़ी दहशतगर्दाना हमले में एक मर्तबा फिर मसूद अजहर का नाम सामने आ रहा है। मसूद अजहर का नाम इससे काबिल पार्लियामेंट हमले में 2001 जम्मू कश्मीर असेंबली हमले के अलावा 2002 में अमेरिकी सहाफी डैनियल पर्ल के मामले में आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो ये पूरी आपने रिपोर्ट देखी। जाहिर है गुस्सा बहुत ज्यादा है 18 जवानों की शहादत के बाद, और लोग अब पाकिस्तान से आर या पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। और खास तौर पर आज सुबह से जिस तरह का गुस्सा लोगों का सोशल मीडिया पर नजर आया, और लोगों ने सरकार से यही अपील की कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। जिस तरह की करनी उसकी रही है उसे देखते हुए हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, इस बड़ी बहस का हिस्सा बने। हमारे साथ मीम अफजल साहब हैं, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के, जफर इस्लाम साहब स्पोक्स पर्सन बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर BD मिश्रा हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, फरहान आजमी जो कि प्रेसिडेंट हैं यूथ विंग समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के, वो भी हमारे साथ मुंबई से
इस बहस का हिस्सा हैं और शशिकांत शर्मा साहब जो कि वीएचपी से ताल्लुक रखते हैं वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। जफर इस्लाम साहब, सबसे पहले उरी अटैक के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री का ट्वीट आया, बेहद गंभीर वो नजर आए और कहा गया कि जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उरी अटैक के पीछे, उनको बिना सजा दिलाए बख्शा नहीं जाएगा। इसका मतलब हम क्या निकालें? जिन आतंकवादियों ने, जिन दहशतगर्दों ने उरी में हमला किया हमारे जवानों पर, उनको एक ऑपरेशन में मार गिराया जाएगा, यही हम समझ लेंगे कि उनको सजा मिल गई, जिम्मेदार लोग बख्शे नहीं गए? या फिर जो असल जिम्मेदार है, असल जिम्मेदार पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका हैं या फिर पाकिस्तान की हुकूमत है, इस बार मामला वहां तक पहुंचेगा? कुछ बड़ा और कड़ा होने जा रहा है क्या इस बार या नहीं? पूरी में उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, इसलिए कि इस घटना में हमारे 17 कल हलाक हुए थे, आज 18वें हमारे सैनिक जो है वो उनका बलिदान आज हो गया। तो 18 सैनिक हमारे इस पूरे टेररिस्ट अटैक में दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ। तो ये छोटी बात नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने उसी वक्त ट्वीट करके कहा जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो इससे ये मुराद नहीं है कि जो 4 टेररिस्ट मारे गए वो लोग सिर्फ जिम्मेदार थे, इनके पीछे कौन लोग हैं उनके बारे में प्रधानमंत्री ने कहा है। और आप देखिए इस वक्त पाकिस्तान खुद आइसोलेट महसूस कर रहा है, इसलिए कि आप देखिए अभी रशिया ने भी कुछ उसके साथ जो ज्वाइंट ऑपरेशन मिलिट्री का था वो कैंसिल कर दिया। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान अपने आप को आइसोलेटेड महसूस करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये इस पूरे जो टेररिस्ट अटैक को हमने उसी तरह से लिया जैसे पहले 60 सालों में लिया जा रहा था? बिल्कुल नहीं। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जब बने, इस वक्त पॉलिटिक्स का बिल्कुल इस पे राजनीति करने की जफर इस्लाम साहब, अभी तो अगर हम इस सरकार की, इस हुकूमत की बात कर लें, पहले पठानकोट में एयरबेस पर हमला होता है और उसके बाद अब सैनिकों को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। हम लगातार देख रहे हैं, ये दूसरा लगातार हमला है। पठानकोट हमले के बाद भी इसी तरह की बयानबाजी हमने सुनी थी, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना। समीर अब्बास साहब, मैं आ रहा हूं उस पे। समीर अब्बास साहब, देखिए कहने का वक्त दीजिए। मैं कह रहा हूं कि आज राजनीति का वक्त नहीं है, एक सुर में सारे लोगों को खड़े होना चाहिए कि देश पे अटैक हुआ है। मैं इस वक्त तू मैं और किसी पॉलिटिकल पार्टी को उनको कॉन्ट्रडिक्ट करूं, ये आज का विषय नहीं होना चाहिए, मुद्दा भी नहीं होना चाहिए, इसलिए कि नेशनल इंटरेस्ट की बात है और अपने सॉवरेनिटी की बात है। इसलिए बिल्कुल इसलिए कह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा, सारी पार्टियां उसके साथ बिल्कुल साथ इकट्ठा हम प्लान करके जो भी आगे जो एक्शन लिया जाएगा वो सब लोगों को मालूम होगा, सारी पार्टियों के सहयोग के साथ, उन लोगों के मशवरे के साथ होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि पाकिस्तान को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, ये साफ लफ्ज़ों में प्रधानमंत्री ने कहा है। और उसको आप आगे आने वाले दिनों में देखेंगे, कब, कैसे, किस तरह से, इसकी पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता, इसलिए कि सरकार का काम है और सरकार इसकी पुष्टि करेगी और ना तो ये टीवी डिबेट का काम है। लेकिन जो डिप्लोमेटिकली, स्ट्रैटेजिकली पाकिस्तान विल सफ़र एंड पाकिस्तान, आप आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान को देखेंगे कि इस टेररिस्ट अटैक की वजह से जितना उसको नुकसान होगा वो उसको बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है मीम अफजल साहब, पाकिस्तान को ये आतंकवादी हमला बहुत महंगा पड़ेगा, ये जफर इस्लाम साहब आज फिर कह रहे हैं। बयानबाजी इसी तरह की हमने पठानकोट एयरबेस पर जब हमारे हमला हुआ था तब भी हमने सुनी थी, लेकिन हमने देखा क्या उसके बाद कि बयानबाजियां तो बहुत हुई, लेकिन हमने आईएसआई को ही बुला लिया जांच करने के लिए। तो क्या आपको समीर अब्बास साहब इस पे अगर हमारी विदेश नीति जो है, नहीं एक मिनट जफर इस्लाम साहब, मैंने आपको पूरा मौका दिया, मीम अफजल साहब से इसका जवाब ले लेता हूं। मैं आऊंगा आपके पास, उनसे आप नहीं मैं आऊंगा आपके पास। मीम अफजल साहब, इस बार वाकई कुछ होगा पाकिस्तान के खिलाफ या नहीं? क्या आपको यकीन होता है जफर इस्लाम साहब की बातों पर या सरकार की बातों पर? देखिए जफर इस्लाम साहब जो बात कह रहे हैं, कल बीजेपी के कई लीडरों ने कही जी, लेकिन आज बयान किसका आया है? डीजीएमओ का, कि हम जो फौज जो है ये तय करेगी जगह और टाइम, हम खुद तय करेंगे हमें क्या करना है, सही समय और सही जगह पर देंगे अटैक का जवाब। है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है और फौज के ऊपर इसको टाल रही है। दूसरी अहम बात, ये 2 हमले नहीं हुए, पिछले 6 महीने में 3 हमले हुए हैं और 1 साल के अंदर 7-8 हमले हो चुके हैं।
इसके अलावा आपको मैं कुछ और चीजें भी बता देता हूं जो जानना जरूरी है सरकार के बाद। यही लोग थे जिन्होंने कहा था हम 1 सर के बदले में 10 सर लाएंगे, हमारी 56 इंच की छाती है, हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। प्रधानमंत्री ने कह दिया था पिछली सरकारें लव लेटर लिखी थी, हम पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब देंगे। कौन सी भाषा में जवाब दिया जा रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अभी इनके आने के बाद 19 महीने के अंदर 900 बार इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, हम अंदर घुसने की कोशिश की गई है। जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है उसको बीएसएफ ने खुद माना है कि 35%, 35% उसमें इंक्रीज हुआ है। ये ऐसे फैक्ट्स हैं जिससे साबित होता है कि मौजूदा सरकार जो है सिर्फ बातें कर रही है। मैं आपको कहिए, देखिए सीरियस बहस है और ये बात सही है जफर इस्लाम साहब ने कहा कि देश की सिक्योरिटी का मसला है, इसमें तू मैं नहीं करना चाहिए। मैं इसको बिल्कुल इनकी बात से मुत्तफिक हूं। कल हमारी पार्टी ने कहा था कि ये ऐसा हमला है जिस पर देश सारा एक तरफ है। तमाम अपोजिशन पार्टियों ने कहा कि सरकार अगर कोई अहम कदम उठाती है, कोई ठोस कदम उठाती तो हम उसके साथ हैं। सरकार 12 मीटिंगें कर चुकी है, अभी तक कौन सा ठोस कदम उठाया है वो डीजीएमओ का बयान है, इसके अलावा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि कल से सोशल मीडिया में, परसों से ही ये जबरदस्त चल रहा है जैसे जंग का माहौल हो गया है और बहुत बड़ी तादाद में लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि जंग कीजिए, जंग कीजिए। सरकार जो है आज आप देखिए कि इतनी बड़ी मीटिंग हुई है, प्रधानमंत्री थे, वजीर दाखिला थे, तमाम लोग थे, इसके अंदर फॉरेन अफेयर्स से कोई नहीं था। आप मुझे बताइए कि सुषमा स्वराज जी को इस मीटिंग में ना बुला करके सरकार क्या मैसेज देना चाहती है? और सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर भी काफी गुस्सा था कि इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही थी, उसमें सुषमा स्वराज क्यों नहीं थी, विदेश मंत्री क्यों नहीं थी? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। समीर अब्बास साहब के हालात से सीखने की जवाब देना चाहता हूं जरा, या कोई सबक लेने की बजाय सबक लेने की बजाय आप गलतियों पर गलतियां करते चले जा रहे हैं। मैं मुझे पूछना चाहता हूं, सुषमा स्वराज एक तजर्बेकार लीडर हैं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के पास। उन्होंने शुरू में और बहुत सी चीजों को लेकर बड़ा अच्छा काम किया है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस मौके पे उनको एक तरह से घर बिठा देना, उनसे मशवरा ना करना, उनसे बात ना करना, यहां तक कि किसी और एमईए के आदमी को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के किसी जिम्मेदार दूसरे वजीर हैं, एमजे अकबर साहब हैं, दूसरे साहब हैं, दोनों एमओएस हैं, कोई इस मीटिंग में मौजूद नहीं था। तो ये क्या मैसेज दे रही है सरकार? आप क्या एक्शन लोगे? आप क्या करना चाहते हो? खाली वही बातें। जफर भाई जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए, मुझे और मेहमानों को भी शामिल करना है बहस में। हमारा जमाना था। ठीक है मीम अफजल साहब, मैं समझ गया आपकी बात। जफर भाई जल्दी से इसका जवाब दे दे, बहुत छोटे में। पहले आज हम आपे से बाहर नहीं हो रहे हैं, हम बहुत जिम्मेदारी के साथ इस सरकार को बताना चाहते हैं कि सरकार जो है, देखिए मैं आपसे माजरा चाहता हूं, मुझे कहने का मौका दीजिए। अब ये जो हमला पठानकोट का हुआ था, उस पठानकोट के हमले के बाद सरकार को सबक सीखना चाहिए था और उसी वक्त एक सीरियस डेलिब्रेशंस करना चाहिए था और सोचना चाहिए था कि अगर आगे कोई ऐसा हमला होता है। मीम अफजल साफ तौर पर कह रहे हैं कि पठानकोट एयरबेस पर जो अटैक हुआ था उस हमले से आपने कोई सबक नहीं लिया। अब मैं जवाब दे दूं इसका। जी 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 देखिए आज मैं तू मैं नहीं करूंगा, इसलिए कि जैसा मैंने पहले कहा, आज ये दिन नहीं है तू मैं करने का, कॉन्ट्रडिक्ट करने का। लेकिन मैं बहुत छोटी सी बात कहूंगा मीम अफजल साहब को कि 6 दशक थे उनके पास, उन्होंने इस मसले को सॉल्व नहीं किया है। वो चाहते हैं कि हमारे पास मैजिक वैंड है, 1 सेकंड में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे जो इम्पोर्टेंट बात ये कहना है कि जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री पहले दिन जब उन्होंने प्रधानमंत्री उसी दिन नहीं 1 मिनट, अब देखिए मैंने बड़ी संजीदगी से आपको सुना मीम अफजल साहब, आप मुझे भी सुन ले प्लीज। तो उस दिन से उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया अपने सभी पड़ोसी मुल्कों से, साथ साथ पाकिस्तान के। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं समझता है कि काइंडनेस के साथ काइंडनेस, अगर वो फ्रेंडलीनेस को फ्रेंडलीनेस के साथ रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो हम सही कहते हैं कि हम उनको उस भाषा में समझाएंगे जिस भाषा को वो समझते हैं। दूसरी बात देखिए, ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है। ऐसा नहीं कि आज अभी अगर अटैक हुआ तो हम जाके स्ट्रीट फिस्ट फाइट है, ऐसा नहीं है। हमें स्ट्रेटेजिकली और क्लिनिकली इस पे जो भी स्ट्रेटेजी सरकार लेकिन जफर साहब यही सवाल जब किया जाता था हमारे प्रधानमंत्री से इलेक्शन से पहले, इसका ये कहा जाता था कि भाई ये 125 करोड़ लोगों का देश है, ये इतना ताकतवर देश है, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसके प्रेशर में हम नहीं आएंगे, हमारा प्रेशर होगा।
तब तो तमाम तरह के उपाय आप बताते थे। आज जब आप सत्ता में हैं तो वो उपाय आपको नजर नहीं आ रहे। पहले आप कहते थे कि अगर हमारे ऊपर हमला करता है पाकिस्तान तो हम अमेरिका के पास क्यों जाते हैं, ओबामा क्यों करते हैं, हमें तो पाकिस्तान जाना चाहिए। आज आप सत्ता में हैं, समीर तब तो ऐसा कोई कदम उठाते हुए दिख नहीं रहे आप। समीर अब्बास साहब सुनिए, अब इसका जवाब सुन लीजिए। देखिए, पाकिस्तान को हमने बड़े मौके दिए, इसलिए कि ग्लोबल कम्युनिटी भी ये नहीं कह सकती कि हमने पाकिस्तान को मौका नहीं दिया। हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, हर तरह का मौके दिए, गुडविल जेस्चर दिखाया हमारे प्रधानमंत्री ने। आज वो बिल्कुल आइसोलेटेड पाकिस्तान महसूस कर रहा है, इसलिए कि पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है, ना कि पाकिस्तान के साथ। अभी आप कह रहे थे कि घुसपैठिए बहुत आते हैं यहाँ पर, लेकिन आपके वो तो दिलदारी हमने दिखा दी जफर इस्लाम साहब, मैं अफजल साहब को बताना चाहूंगा कि देखिए, लेकिन बार बार ये जो जख्म हम झेल रहे हैं इसका हिसाब कब होगा? बीडी मिश्रा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या सरकार के रुख में वो सख्ती आपको नजर आ रही है? डीजीएमओ का जो बयान आया है कि उरी अटैक का सही वक्त पर सही समय पर अपने हिसाब से जवाब दिया जाएगा, इसका मतलब देश क्या निकाले? समीर साहब, मैं कल से आज तक तकरीबन 1 दर्जन प्रोग्राम्स पर गया हूं टेलीविजन पर जी, और मुझे यह लग रहा है कि वाकई ये जितना मामला है, हाँ, इस पर हर चैनल पर हर समय जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, कहीं न कहीं सियासत ये नजर आ रही थी। और मुझे ऐसा भी लगा कि जैसे मजलिसे शूरा में यह डिस्कशन हो रहा है और इंडियन टीवी पर नहीं हो रहा है। आज मैंने एक टेलीविजन सेट पर उन बच्चों को देखा जिनके भाई या बाप मारे गए हैं और एक का हस्बैंड मारा गया है। एक बच्चे ने कहा कि मेरा फादर ये कहता था कि सोल्जर शहीद होता है, मरता नहीं है, और मैं ये समझता हूं कि मेरा फादर शहीद हुआ है। और एक औरत ने कहा कि हमारा हस्बैंड शहीद हुआ है, लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं, ये बच्चे बदला लेंगे, इनको मैं फौज में भेजूंगी। ये मैं सुन के मैंने ये समझा कि जो ये लोग हैं जो इतने आज इस तरीके से दुख में हैं, इनकी जज्बात क्या है, ये क्या बोल रहे हैं और मैं क्या बोल रहा हूं टेलीविजन पर। मैं कहना यह चाहता हूं कि मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को जरूर ऐसा जख्म देना है जो कि 71 के बाद जो भूल गया है जख्म, एक ऐसा जख्म उसको मिलना चाहिए जिससे कि वो न भूले। एक बात, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर को नहीं क्रिटिसाइज करूंगा, इसलिए कि वो करने से न तो देश का हित है और न तो उनको बढ़ावा मिलेगा। मैं कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर हमारे स्ट्रांग हैं एक्शन में, लेकिन यह भी मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट को अपना ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अपना मेथड चूज करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन सरकार की तरफ से आज कोई बयान आया नहीं ना। देखिए, उन्होंने कहा कि सही समय और सही जगह पर हम जवाब देंगे। वो सही समय कब आएगा, सही जगह कौन सी होगी? क्या आप ये समझते हैं कि डीजीएमओ गलत बोल रहा है? क्या आप ये समझते हैं डीजीएमओ की ड्यूटी नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन डीजीएमओ की ड्यूटी है। हाँ। वो उसी को चूज करना पड़ेगा। ठीक है। जो प्लान बनेगा वो पीएमओ में नहीं बनेगा, जो प्लान बनेगा वो टीवी सेंटर पर नहीं बनेगा, जो प्लान बनेगा वो पार्टी ऑफिस में नहीं बनेगा, वो डीजीएमओ बनाएगा। अगर वो ये कह रहा है तो उसको हम इज्जत करते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ मिलिट्री ऑप्शन नहीं है, तमाम और ऑप्शन है, और मिलिट्री ऑप्शन से लेकर के हर एक ऑप्शन आज के दिन में पाकिस्तान के खिलाफ सोचना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। ऐसा कोई ऑप्शन न रह जाए जो हिंदुस्तान इस वाकया के बाद उसके खिलाफ न ले और पाकिस्तान को उस वक्त हिट करे जबकि उसको ज्यादा से ज्यादा पीड़ा हो, और ऐसा हिट करे जो उसको हार्डेस्ट हिट करे। ठीक है। मैं आज आपके हिसाब से डीजीएमओ के जरिए वो कड़ा मैसेज देने में यही मेथड है, मेथड यही है, बाहर का मेथड यही है। ठीक है, शशिकांत शर्मा जी का मेथड यही है। शशिकांत शर्मा जी डिप्लॉय होती है तो यही मेथड। शशिकांत शर्मा जी, बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद जिस मजबूती की उम्मीद आप कर रहे थे कि पाकिस्तान के साथ जो रुख है वो बेहद कड़ा होगा, खासतौर पर जब इस तरह के इंसिडेंट्स पेश आएंगे, क्या आपको वो कड़ा रुख और सरकार के रुख में वो मजबूती जिसकी आप लगातार डिमांड करते रहते थे यूपीए के शासनकाल में, वो नजर आ रही है? अब कोई शिकायत तो नहीं है? सर, सबसे पहले हमारे 18 शहीदों को मैं नमन करना चाहूँगा, उनके घर वालों को,
उनके बच्चों को, उनके परिवार को भगवान शक्ति दे, इस मुसीबत से वो उभर सके। और अभी अफजल साहब ने जो 3 मिनट का जो उन्होंने बाइट दिया है, बाइट में उन्होंने सिर्फ राजनीति की है। मैं किसी राजनीति, मैं एक हिंदुस्तानी हूं, उसके बाद मैं विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता हूं, पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूं। अफजल साहब ने अभी जो 3 मिनट का डिबेट दिया, उन्होंने सिर्फ सुषमा स्वराज और नरेंद्र भाई मोदी और इनके बारे में बात की है। शहीदों के बारे में कोई एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। यहां भी वो बैठ के स्टूडियो में बैठ के भी एक राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मैं बीजेपी के जो भाई साहब बैठे हैं, स्पोक्स पर्सन जफर साहब, उनसे भी कहूंगा इस मंच पे कम से कम राजनीतिक ना हो। हम लोगों ने 18 जवानों को खोया है, इसकी पीड़ा हमसे कहीं ज्यादा उनके परिवार वाले समझ पा रहे हैं। बात आज हो रही है शहीदों के नाम पे, तो बहस भी आज शहीदों के ऊपर ही होनी चाहिए। बेकार की कोई बहस करने से यहां कोई फायदा नहीं है। 125 करोड़ हिंदुस्तानी आज इस डिबेट को देख रहे होंगे, किसी न किसी चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे। यहां भी अगर राजनीति करते हैं तो ये मजाक का विषय हमारे लिए नहीं है। जब इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाता है, जो दूसरी सरकारें रही हैं इस देश में, उसको कमजोर साबित किया जाता है और ये कहा जाता है कि हम सत्ता में आएंगे तो ये कर देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से दे देंगे, एक के बदले 10 से नहीं आएंगे, तब सवाल उठता है ना। मैं यही कहना चाह रहा हूं हर पार्टियों से कम इस समय पे आके एक साथ खड़े होके दुनिया के चित्र पे यह दिखाए कि इस समय हिंदुस्तान एक खड़ा है। मोदी जी को सख्त से सख्त कदम लेना चाहिए। तो हम तो अभी ये दोनों काम नहीं कर पा रहे हैं ना कोई कड़ा मैसेज मिलता हुआ नजर आ रहा है, ना एक साथ सारे लोग नजर आ रहे हैं। एकदम घुस के मारना चाहिए, उनके घर में घुस के मारना चाहिए उनको। आर्मी को खुला आदेश दिया जाना चाहिए कि घुस के मारो, आधे घंटे के अंदर पाकिस्तान साफ हो सकता है। बहुत हो गया, अब बर्दाश्त करने की ताकत, अब हम आस्ते आस्ते बर्दाश्त करने की ताकत हम खोते जा रहे हैं, बस इससे ज्यादा नहीं होना। और फिर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई कौन सहेगा? पाकिस्तान की अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि जवाबी कार्रवाई कर सके, ये आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, हम नहीं चाहते हैं, घुस के मारने वाला समय आ गया। अब ये कब तक चुपचाप बैठे बैठे बर्दाश्त करते रहेंगे? मैं कोई राजनेता नहीं हूं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित मेरा कोई हिसाब नहीं है, मैं एक हिंदुस्तानी हूं, ये मेरी अपनी राय है। चलिए ठीक है शर्मा जी, आपकी फीलिंग है, लेकिन जोश में होश नहीं खोना चाहिए। बड़े बूढ़े हमेशा से यही कहते रहे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। तो जम्मू कश्मीर के उरी में हुए अटैक के बाद पूरा देश गुस्से में है। 18 जवानों ने अपनी शहादत दी है और एक बार फिर जोर शोर से यह मांग उठने लगी है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में सबक सिखाया ही जाना चाहिए। वो वक्त अब आ चुका है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। अबू फरहान आजमी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फरहान, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज जिस तरह से पूरे देश में इस अटैक के होने के बाद जो गुस्सा, जो नाराजगी नजर आई, और कहीं ना कहीं लोग ये कहते हुए नजर आए कि भाई अब ट्विटर पर बयानबाजी करने से काम नहीं चलेगा, सोशल मीडिया पर भी लोगों ने भयंकर तरीके से अपने गुस्से का इजहार किया। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आज शाम होते होते लोगों को उनके सवालों का जवाब दे पाई है सरकार? नहीं, मैं समझता हूं ये सरकार एकदम फेल हो चुकी है लोगों को ये समझाने में या कन्विंस करने में कि आज भारत के जितने भी रहने वाले नागरिक हैं, ना कि सिर्फ कश्मीर के, इतना इनसिक्योर फील करते हैं कि हमारे आर्मी के कैंप्स, अगर हमारे आर्मी के जवान अगर अपने कैंपों में सुरक्षित नहीं है तो ये इम्पॉसिबल है कि हम लोग मुंबई जैसे शहरों में या और भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर दूसरे इश्यूज है वहां सेफ रह सकते हैं। तो दिस गवर्नमेंट हैज फेल्ड अस। और उरी का ये अटैक कोई नया अटैक नहीं है, इसके पहले भी अटैक्स हो चुके हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट इनके पास थी। एक चैनल ने अभी दिखाया कि 15 सितंबर को उनको एग्जैक्ट रिपोर्ट मिली कि 3 फिदाइन आकर के वहां पर अटैक करने वाले हैं। 3 इलाकों के नाम दिए गए, लेकिन इस सरकार ने वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट शेयर की कि नहीं की, ये वो क्यों नहीं बता रहे हैं।
दे वांट अस टू बिलीव कि ये जाकर के उस पार वहां से जाकर लोगों को मारेंगे, खून बहाएंगे, जंग करेंगे तो उससे ये मसला हल होने वाला है। हाँ। कश्मीर इज अ बर्निंग इश्यू। हर सरकार आकर के फुटबॉल बना करके इससे खेलती है, युवाओं की भावनाओं से खेलती है। कश्मीर को चाहिए कि जाके नरेंद्र मोदी कश्मीर को अपने गले लगा लें और उसको भारत का हिस्सा बार बार बोलने की जरूरत, भारत का ही हिस्सा है वो, हमको इसको बताने की जरूरत नहीं है और कोई कश्मीर भारत से अलग नहीं कर सकता। लेकिन इट्स हाई टाइम कि हम युवा, मैं बहुत छोटा था जब हम कश्मीर गए थे मेरे पिता के साथ में पूरे परिवार, और जब देखा मैंने उसके बाद मैं दुनिया घूम के आया और मुझको लगा कि कश्मीर जैसी खूबसूरत घाटी, कश्मीर जैसा खूबसूरत स्टेट, वहां के लोग इतने खूबसूरत, लेकिन क्यों इतना इनजस्टिस वहां के लोगों के साथ किया जा रहा है। आज कश्मीर के लोगों को चाहिए डेवलपमेंट, उनको चाहिए कि कोई उनकी प्रॉब्लम्स को समझे। आर्टिकल 373 ऑनेस्टली मैंने बहुत डिटेल में देखा और मुझको लगता है कि एकदम आइसोलेट कर देने वाला ये एक ऐसा आर्टिकल है। हम लोगों को चाहिए कि कश्मीर में जाकर के उनके लोगों से पूछें कि भाई क्यों आप पत्थर उठा रहे हैं, क्यों जिन बच्चों को हाथों में किताब और कलम होनी चाहिए और उनको अपना फ्यूचर बनाने के लिए वो तो अलग मसला है ना, ये कश्मीरियों का गुस्सा अपना एक अलग मसला है। यहां पर हम बात कर रहे हैं उरी अटैक की, जो पाकिस्तान ने जिस तरह से आतंकी भेजे उरी में और उसके बाद जो हमला हुआ उसका क्या कड़ा जवाब देने का वक्त अब आ गया है। पाकिस्तान को उसी की भाषा में क्या जवाब हमें देना होगा? आज नहीं आया है, जब मुंबई 26/11 हुआ था तभी दे देना चाहिए था। जब आपके आर्थिक नगरी मुंबई में घुस करके 3 आतंकवादी इतना बड़ा अटैक कर सकते हैं तभी हमको घुस जाना चाहिए था पाकिस्तान में। तब क्यों नहीं किया? इतना सबूत हमारे पास जीते जाते लोग थे जो बोल रहे थे कि हम पाकिस्तान वाले हैं, उनको भी हमने टंगा दिया। उनको क्यों टंगा दिया? उनको हमको रोक के रखना चाहिए था। आज फांसी देना है, आप फांसी की सजा सुना सकते थे, लेकिन पाकिस्तान को अगर एम्बैरेस करना है तो आई डोंट थिंक वी आर बीइंग प्रैक्टिकल। नरेंद्र मोदी जी जाके बिरयानी की वहां पे डिप्लोमेसी कर रहे हैं। आई डोंट थिंक द बीजेपी गवर्नमेंट इज सीरियस अबाउट दिस। और अगर कश्मीर को वाकई में करना है तो हमको हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, इंटेलिजेंस शेयरिंग को और पुख्ता बनाना होगा। वी हैव टू टेक इट सीरियसली, अदरवाइज कश्मीर एक पैलेस्टाइन जैसा बन जाएगा। जफर इस्लाम साहब, मुझे लगता है आपको इसका जवाब देना चाहिए क्योंकि घूम फिर के देखिए सवाल वहीं पर आ गया। 26/11 के बाद बीजेपी के नेताओं की जो बयानबाजी हुई थी वो मैं फिर से बताऊं लोगों को, इसकी मुझे लगता नहीं कि जरूरत है क्योंकि वो सबको पता है कि आपके लीडरान ने क्या क्या कहा था उस वक्त और किस तरह से मनमोहन सिंह के ऊपर आरोप लगाए थे जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे। आपको लगता है कहीं ना कहीं अभी भी हालात वैसे के वैसे ही हैं? अभी भी जो इंटेलिजेंस इनपुट हमें मिल तो जाता है लेकिन हम कार्रवाई कर नहीं पाते, वही ढीला ढाला रवैया है। पाकिस्तान के खिलाफ हम बयानबाजी तो बहुत करते हैं लेकिन हकीकत में कुछ होता हुआ नजर नहीं आता। पठानकोट के बाद जैसे सब कुछ ठीक हो गया वैसे ही उरी के बाद भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर हम अमन की आशा की बात करने लगेंगे। साहब, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा क्या? समीर अब्बास साहब, मुझे सबसे पहले तो ये कहना पड़ेगा, बड़ा अफसोस हो रहा है। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो भी बात कर रहे थे, मैं बार बार कह रहा हूं कि आज का दिन कम से कम उन शहीदों के लिए सोचिए, जिनको उनकी फैमिली के लिए सोचिए। आज पॉलिटिक्स करने का नहीं, राजनीति करने का दिन नहीं है। राजनीति करने के लिए पूरा दिन बचा हुआ है, आगे सालों बचे हुए हैं। आप ऐसे भाषण नहीं, आगे हमारे जवानों की ऐसे शहादत ना हो। एक मिनट समीर अब्बास साहब, उनके परिवार वालों को रोते हुए इस तरह ना देखें। आप सुन लीजिए, हम इसलिए ये बातें कर रहे हैं। आप सुन लीजिए पहले मेरी बात ना। पॉलिटिक्स देखिए, ये कश्मीर इशू पे आ रहे हैं, ये इधर से उधर डाइग्रेस कर रहे हैं। देखिए, आज मुद्दा सिर्फ 2 है। मुद्दा एक ये है कि पाकिस्तान के द्वारा उसके घुसपैठिया आए और उन्होंने अटैक किया। ये पहला मसला है। आप पहली बात तो इनको ये बता दें कि देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी यहाँ बैठ के टीवी डिबेट पे नहीं हो सकती है। डायनामिक प्रोसेस है और स्टैटिक नहीं रहता है कि हर दिन आप एक ही चीज लेके चले। ये बार बार चेंज होती रहती हैं और हालात के मुताबिक उसको चेंज किया जाता है। आज हमारे जो रवैये है पाकिस्तान के लिए, शायद जिस दिन प्रधानमंत्री के स्वेरिंग सेरेमनी के टाइम ऐसी स्थिति नहीं थी, इसलिए कि हम उस वक्त दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते थे पाकिस्तान के साथ। और आज हम दोस्ती के बजाय उनको जिनको सबक देना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा वहां से गैप है जो वहां से हम लोग इस पर है, और इसलिए है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। हमने उनको बहुत मौके दिए, हमने बहुत मौके दिए दोस्ती के।
हमने बहुत मौके दिए अमन के लिए हमने बहुत मौके दिए। इस्लाम साहब, तो यही तो आरोप आप मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट पे भी लगाते रहते थे। नहीं, तो आरोप क्या है? आरोप क्या है? मौके पे मौके दिए जा रहे हैं, नहीं, आप दोस्ती की बात किए जा रहे हैं, जबकि वो खंजर भोंके जा रहे हैं हमारी पीठ में बार बार। नहीं, आप आज भी तो वही काम हो रहा है। लगा रहे हैं। देखिए ये जिस तरह की भाषा कह रहे हैं कि पाकिस्तान में घुस जाना चाहिए, मार देना चाहिए, ये भाषा सिर्फ यहीं पर अच्छी लगती है। जब सरकार को जो डिसीजन लेना है वो सरकार डिसीजन लेगी, और उसकी टिप्पणी यहाँ पे करने के लिए मुझे बताइए, यहाँ पर नहीं हो सकती। मुझे बताइए कि ये यूपीए से हालात अलग कैसे हो गए जिसका दावा कर रहे हैं जफर इस्लाम साहब, नीम अफजल साहब। आज देखिए पूरे हर लोगों को एक सुर में बात करनी चाहिए। इसकी बुनियाद पे अगर मैं उनको बताऊंगा जी, सुन लीजिए, एक सुर में काहे के लिए बात करेंगे? कोई हम आपके चमचे हैं कि आपके सुर में बात करेंगे? आप गलती करते जाओगे, हम आपके पीछे लगेंगे क्या? आप प्रधानमंत्री ने कहा है, आप जो मशवरा दे रहे हैं प्रधानमंत्री को दीजिए अपने, शायद आप उनकी वो देख लीजिए, आजकल बहुत वायरल हो रही है उनकी। सुनिए मेरी बात, पहले मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी है, पहले मेरी बात सुनिए। मैं आपको कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी वो यही कांग्रेस की देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कोई प्रॉब्लम सुन लीजिए, प्रधानमंत्री का वीडियो वायरल है जिसके अंदर उन्होंने कहा है, सुन लीजिए, भाषण नहीं दे रहा हूँ, भाषण आप दे रहे थे, 6 दशक में क्या आप भाषण दे रहे थे, मैं भाषण नहीं दे रहा था, मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ। नहीं मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ, एक लहजे में आपको आईना दिखा रहा हूँ। आज के दिन में आज राजनीति नहीं छाछ छलनी जो है उससे ज्यादा, उसमें 72 छेद होते हैं। 60 दशक में आप बात कर रहे हो, प्रधानमंत्री का वीडियो देखा आपने सोल्यूशन नहीं निकाला है, जिसमें उन्होंने कहा था सोल्यूशन निकालेंगे, समाधान निकालेंगे, और भारत के गर्व को जो ठेस पहुंचा समीर अब्बास साहब, पूरे दुनिया में, मेरे ख्याल में आप बहस नहीं कराना चाहते हैं। जफर इस्लाम साहब, समीर अब्बास साहब बहस नहीं कराना चाहते हैं। आपको सुननी भी पड़ेगी। मैंने इनकी जुत्ती रख पर हाथ रखा है, इसलिए परेशान हो रहे हैं। इस प्रॉब्लम को खत्म जी, मीम अफजल साहब आप बोलिए। नहीं, आप सरकार भी चलाएंगे, काम भी नहीं करेंगे हिंदुस्तान में, और हम आपके पीछे चलेंगे। घुस के अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जी, मीम अफजल साहब देखिए, देश के पीछे दिखा दीजिए ना उसको, के पीछे चलने जिसमें वो कह रहे थे पीछे तो कि पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करता है और हम लव लेटर लिखते रहते हैं, लव लेटर लिखते रहेंगे हम उनको। तो आज आप कौन से लव लेटर लिख रहे हैं भाई? इतने बड़े 2 हमले 3 हमले हो गए, इस सरकार को हमारे शहीद लोग जवान, और आप हमारी बात कर रहे हो। 2008 से लेकर 2013 तक कोई आतंकवादी हमला हुआ था और कोई फोर्सेस ज्वाइन ना करे। 2008 से 2013 तक कोई हमला हुआ था। आपके दौर में ये हमले क्यों बढ़ रहे हैं? अरे भाई, आप कश्मीर की बात नहीं करना चाहते, आपको पता नहीं अंदरूनी, तब जब आप अंदरूनी तौर पर किसी परेशानी का शिकार होते हैं तब हमलावर होते हैं दुश्मन। नहीं, वो हमारी सरकार थी। 2008 में जो हुआ उसमें हमारी सरकार जो कुछ किया है, आपसे जवाब चाहूंगा, मुझे ब्रेक लेना है। आप वो ठीक है, मीम अफजल साहब, जफर इस्लाम साहब, दोनों आप दोनों की बातें मैंने सुनी। बीटी मिश्रा साहब, बहुत छोटे में अगर आप बता पाएं कि फर्क क्या आया है यूपीए के शासनकाल से एनडीए के शासनकाल में, अब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, फर्क क्या आया है? क्या वाकई कोई कड़ा रुख आप देख रहे हैं जो पहले नहीं दिखता था? समीर साहब, क्या आप सीरियसली ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं? जी, बहुत गंभीरता के साथ। समीर साहब, क्या आप हमसे सीरियसली सवाल पूछ रहे हैं? पाकिस्तान और इंडिया, इनका जंग 14 अगस्त 1947 से शुरू हुआ है। हमारे इंडिपेंडेंस के एक दिन पहले से, और आज आप 2.5 साल की हिस्ट्री में आप ये सवाल पूछ रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या 1900 तवारीख, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते, युद्ध, इसकी तवारीख शायद लोगों ने नहीं देखी है, मैंने देखी हुई है। और मैं अलग बात कर रहा हूं, मैं ये हरकतों से बाज नहीं आ रहा, मैं यह कह रहा हूं कि 1947 में अटैक किया पाकिस्तान ने, 1965 में अटैक किया। नहीं, मैं आज की बात, मैं यह कह रहा हूं कि होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि फिर भी होना चाहिए, आज भी होना चाहिए। और मैं ये भी कह रहा हूं कि इस तरीके से होना चाहिए कि पाकिस्तान को वो जख्म मिले
जो वह कभी भूल ना सके। लेकिन हम ये बयानबाजी नहीं कर रहे हैं ना, फिर नहीं तो बयानबाजी सब कुछ ट्विटर पे हो रहा है नहीं कि पाकिस्तान के खिलाफ ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसका आप टीवी चैनल से जवाब न लें, उसका आप जवाब लें सरकार से, कुछ करना सरकार को मौका दें कि उनको सिलेक्ट करें और वो उनका चॉइस होना चाहिए। और आपको यहाँ पर डिक्लेयर करके अगर सरकार कुछ काम करना चाहेगी तो फेल होगी। मेरे ख्याल से ये सब चीजें बहुत संजीदा हैं और क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ये आप छोड़े सरकार के ऊपर। और अगर आप ये चाहते हैं कि एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस आपसे नहीं, आप नहीं, सॉरी मैं नहीं जवाब दूंगा। आप ये कह रहे हैं कि हमें सवाल नहीं उठाना चाहिए। नहीं, यह सवाल का सवाल नहीं है। इसी तरह से लोग शहादत दे रहे हैं, हम सवाल ना उठाएं। नहीं, यह नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप मेथोडोलॉजी मत तैयार करें, मेथोडोलॉजी सरकार तैयार करे, डीजीएमओ तैयार करे, लेकिन एक्शन होना चाहिए। चलिए ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं यहां पर। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं और इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। आखिरी दौर में पहुंचेगी बहस एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुझसे पूछेगा। तो बात लगातार यही हो रही है कि उरी अटैक के बाद पाकिस्तान को कड़ा मैसेज देने में क्या वाकई हम कामयाब रहे हैं? अब तक सरकार के रुख से क्या ऐसा लगता है? हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। आखिरी दौर में यह बहस पहुंच चुकी है और आखिरी दौर में मैं चाहूंगा कि सरकार का रुख क्या होना चाहिए, ये हमारे सारे पैनलिस्ट अगर एक एक करके बता दें तो काफी अच्छा रहेगा। मीम अफजल साहब, फिलहाल आपने पहले ही बयान में डीजीएमओ की तरफ से जो बयान आज जारी हुआ उसे खारिज कर दिया। अब आपके हिसाब से सरकार कैसे कड़ा मैसेज दे, क्या किया जाए? नहीं, मैंने उसको बिल्कुल खारिज नहीं किया, आपने गलत समझा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अभी एक्शन के नाम पर सिर्फ डीजीएमओ का एक बयान आया है और सरकार देखिए ये पॉलिटिकल फैसला होता है। आप क्या समझ रहे हैं डीजीएमओ बगैर सरकार से पूछे कुछ कर देगा क्या? आप ये कैसे कह सकते हैं कि डीजीएमओ जो है वो बगैर सरकार की कोई फैसला कर दे? ये पॉलिटिकल डिसीजन है। ये डिफेंस मिनिस्टर को बयान देना चाहिए था। अभी एक डिफेंस एक्सपर्ट एक दूसरे चैनल पर एक बात कह रहे थे, वो मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जब डीजीएमओ ने कहा तो हमने इसको सीमित कर दिया, यानी हमने उसे महदूद कर दिया। अगर डिफेंस मिनिस्टर ये कहते तो हमारे पास सारे ऑप्शंस खुले हुए थे। हम एयर से भी स्ट्राइक कर सकते थे, हम नेवी के जरिए भी कर सकते थे, हम जमीन के जरिए से भी कर सकते थे। ये एक बड़ा और वाइड किस्म का फैसला होता। लेकिन जब आपने डीजीएमओ से बयान दिलवा दिया, जाहिर है ये अटैक जो हुआ है हमारे मिलिट्री पर्सनल पर हुआ है, इसलिए आपने उनको महदूद किया वहां तक। जब आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं जफर साहब, हम लोग क्या डिप्लोमेसी नहीं करते थे? आज आपको डिप्लोमेसी नजर आ रही है। मोदी जी ने कौन सी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की उस वक्त जब वो बयान दे रहे थे कि सरकार जो है लव लेटर लिखती है पाकिस्तान को? जब उन्होंने कहा था कि हमारा 56 इंच का सीना है, हम एक की बजाय 10 सर काट के लाएंगे। अभी भी वो इसी किस्म के बयान देते हैं और उनके बहुत सारे लीडर इसी तरह के बयान देते हैं। ये तमाम बातें मुझे बताइए कि आपको ये बयान देने का हक है जब हमारी सरकार है, और आज अगर हम कोई सवाल उठाते हैं तो आप कहते हैं आपको साथ आकर के खड़ा होना चाहिए। हम आपके साथ खड़े हुए हैं, एक्शन लीजिए। हाँ, ब्रिगेडियर साहब जो कह रहे थे अभी, ब्रिगेडियर मिश्रा, मैं उनका जिसका जिक्र मीम अफजल साहब कर रहे हैं, आदमी है, जो बयान आया वो तो ठीक है, को भी एक बात कहना चाहता हूं, आखिरी बात जिस तरह से जनता की उम्मीद थी देश के, क्या डिफेंस मिनिस्टर को आगे बयान देना चाहिए था? साहब को भी कड़ा मैसेज देने की कोशिश करनी चाहिए थी क्या पाकिस्तान से लेकर के? ब्रिगेडियर मिश्रा, ठीक है मीम अफजल साहब, बहुत कम समय बचा है, बहुत कम वक्त बचा है, प्लीज दूसरों की भी सुन लीजिए। मैं एक फौजी हूँ जी, और मुझे मालूम है क्योंकि मैं 1962 से लेकर के हर वार में था, इन्फेंट्री मैन हूँ, असॉल्ट में गया हूं। और हमारे लिए चाहे चीफ स्टेटमेंट दे या हमारे डिफेंस मिनिस्टर दें या प्राइम मिनिस्टर दें या हमारा कोर कमांडर दे या हमारा बटालियन कमांडर दे, हमारे लिए हुकुम है और प्लान है। लेकिन एक बात मैं बहुत खुले तरीके से कहना चाहता हूं, अभी जो कश्मीर में प्रॉब्लम हुआ है इसमें 6000 सिक्योरिटी फोर्सेस के आदमी कैजुअल्टी हुए हैं। हमारे देश को और सभी पैनलिस्ट को यह समझना है कि इस कड़े जवाब का जरूर इसके कैजुअल्टीज होंगे। मैं तो तैयार हूं,
हमारे देश को जरूर जवाब देना चाहिए। और मैं तैयार हूं, वॉलंटियर हूं, मैं पहली कैजुअलिटी होने के लिए तैयार हूं। लेकिन समझ लो कि जो भी होगा कड़ा जवाब होगा, जरूर होना चाहिए जरूर, लेकिन कैजुअलिटी के लिए तैयार रहो। यह सिर्फ टीवी डिस्कशन पर नहीं समाप्त होगा। मतलब सरहद के पार जो आतंकवादी कैंप हैं उन्हें नष्ट किया जाना चाहिए 100%। जफर इस्लाम साहब, क्या सरकार तैयार है इसके लिए? समीर अब्बास, इस पर सोचा जा रहा है? समीर अब्बास साहब देखिए, समीर अब्बास साहब वैसे तो बहुत सुलझे हुए इंसान हैं मीम अफजल साहब, लेकिन आज थोड़े उलझे हुए लग रहे हैं। पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है कि ऐसे समय पे जब उनको साथ खड़े रहना चाहिए था वो आज भी राजनीति कर रहे हैं। ये अफसोस की बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, आश्वासन देना चाहूंगा, देखिए हमारी पार्टी से दो तरह के लोगों को जो उम्मीद है वो हमसे हमारी पार्टी से है। एक्सपेक्टेशन ज्यादा लोगों को हमारी पार्टी से कि अगर कोई पार्टी कर सकती है पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा कदम ले सकती है तो वो सिर्फ एनडीए गवर्नमेंट ले सकती है। दूसरी बात, आप देखिए कांग्रेस जैसी सरकार जो है, यूपीए सरकार, आप देखिए जब एक टेररिस्ट को मारा जाता है तो रात में वो रात में दरवाजे खटखटाते हैं कोर्ट के कि किसी तरह उसको मिल जाए, किसी तरह भी राहत मिल जाए। तो ये दोहरी जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन उस सारी जिम्मेदारियों को समझते हुए भी मैं ये कहना चाहता हूं, सारे व्यूअर को बताना चाहता हूं कि देखिए हमारी सरकार सोच समझ के उसकी एनालिसिस यहां नहीं करेगी, सोच समझ के सही कदम लेगी। और जो भी कदम लेगी उससे उसका अंजाम जो पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा वो बड़ा गहरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। बस इतने ही कहना चाहता हूं। चलिए ठीक है, पूरा देश यही उम्मीद कर रहा है, पूरा देश यही उम्मीद कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक मजबूत प्रधानमंत्री हैं। फुल मैंडेट के साथ पीएम उन्हें देश ने बनाया है और इस बार वाकई देश उम्मीद कर रहा है कि आप सिर्फ बयानबाजी ना करें, सही में कड़ा मैसेज भी दें। फरहान आजमी, क्या आपको यकीन होता है कि ये कड़ा मैसेज इस बार हम देने जा रहे हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि ये आधा मैसेज भी दे पाएंगे। मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द कोई ऐसा जवाब दिया जाए पाकिस्तान को कि उनको हमारी ताकत का एहसास हो जाए, हमारे जवानों की इज्जत और उनका मनोबल बढ़े। क्योंकि अगर इसी तरह हमारे जवान मारे जाएंगे तो देश की बेइज्जती और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाएगा हमारे जवानों में और हर कोई अपने आप को वीक महसूस करने लगेगा। हम इसके फुल पक्ष में हैं। ब्रिगेडियर साहब ने बहुत ही अच्छी चीज कही, मैं उनसे पूरा सहमत हूं कि कैजुअलिटी जरूर होगी, लेकिन हमको इसका जवाब बिल्कुल देना चाहिए। क्योंकि इंडिया एक ऐसे पॉइंट पे आ चुका है कि अब हमको एक स्टैंड लेना पड़ेगा कश्मीरियों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए, और खासतौर से हमारे जवान और उनके बेचारी फैमिलीज के लिए जिन्होंने बार बार अपने घर का एक जवान खोया है। बिल्कुल सही बात। शशिकांत शर्मा जी, बड़ा स्टैंड लेने का वक्त आ गया है। यस, मैं अब यही बोलना चाहूँगा, मैं पूरा हिंदुस्तान आज प्रधानमंत्री की ओर देख रहा है। प्रधानमंत्री को इस विषय में सख्त से सख्त कदम लेना चाहिए। और मेरा यह भी कहना है कि सारी पार्टियों के साथ बैठ के एक डिस्कस होने के बाद एक कठोर से कठोर कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठा के इसका कोई ना कोई हल निकालना बहुत जरूरी है। राजनीतिक अभी भी यहां बैठ के भी सारी राजनीतिक हो रही है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे कांग्रेस हो, यहां राजनीतिक वो करने आए हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। किंतु हमारी उम्मीद और हमारे साथ साथ 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की उम्मीद आज नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर लगी हुई है कि वो जो भी करेंगे हिंदुस्तान की हित में करेंगे। बस मैं इससे ज्यादा और कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी, हमारे साथ इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। मीम अफजल साहब, जफर इस्लाम साहब, अबू फरहान आजमी साहब, ब्रिगेडियर मिश्रा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करेंगे कि फिलहाल लोगों को उनके सवालों के कुछ जवाब इस डिबेट के जरिए मिल पाए। और जफर इस्लाम साहब जिस तरह से भरोसा दिला रहे हैं कि सरकार न सिर्फ इस बार कोरी बयानबाजी करेगी बल्कि एक कड़ा और बड़ा मैसेज पाकिस्तान को जरूर दिया जाएगा और इस हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। पूरा देश ये उम्मीद कर रहा है कि कम से कम उरी अटैक के बाद हम चुप ना बैठें और एक कड़ा मैसेज पाकिस्तान को जरूर दिया जाए ताकि दोबारा हमारे जवानों की ऐसी शहादत हमें देखने को ना मिले, उनके परिवार वालों के आंसू हमें देखने को ना मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, तब तक के लिए शब बखैर।